अब हम बात करते हैं साथियों आपकी एज लिमिट के बारे में। अब मैं बात कर लेता हूं कितनी उम्र आपकी होनी चाहिए। देखो, अगर आप नेट के लिए अप्लाई, अब नेट और जेआरएफ का अंतर भी समझाने वाला हूं, रुक तो जाओ महाराज। नेट और जेआरएफ में क्या होता है, जो व्यक्ति नेट यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेगा उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, नो अपर एज लिमिट। यानी वो 80 साल का है, 90 साल का है, तब भी वो नेट कर सकता है। और पिछली एग्जाम में मेरे परिचय में आए वेद जी, वेद भूषण शर्मा जी, वेद शर्मा जी मेरे परिचय में आए और उनकी उम्र थी साथियों लगभग 70 के आसपास, 70 साल के थे और उन्होंने पिछली बार योगा से नेट क्वालिफाइड किया है। जी हां साथियों, मेरे पास उनका सर्टिफिकेट भी है और आज भी हमारी बातचीत होती रहती है। तो वेद शर्मा जी ने 70 साल की उम्र में नेट पास किया है साथियों। एक बात, इसमें मतलब अपर एज लिमिट कुछ नहीं होती। इसके बाद में साथियों जेआरएफ। देखो, अगर आप एसटी, इधर देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से 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 ध्यान ध्यान से, अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी और सभी वर्ग की महिलाएं, इधर ध्यान से, सभी वर्गों की महिलाएं हैं, तो आपको प्यारे साथियों जेआरएफ करते समय उम्र कितनी चाहिए? मैक्सिमम 36 साल। एक्चुअली 35 साल होती, वो 35 साल होनी थी, लेकिन एक साल का यहां पर इन्होंने क्या दिया, इस कोविड की वजह से एक साल की छूट दे दी। तो अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी और सभी वर्ग के महिलाएं हैं, यानी इसमें मेल, एसटी मेल, एससी फीमेल, ओबीसी मेल और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए 36 साल की एज लिमिट दे रखी है जेआरएफ में। हां, और साथियों सामान्य वर्ग पुरुष, सामान्य वर्ग पुरुष केवल मेल, उसके लिए 31 एज लिमिट यहां पर दे रखी है। तो यार बहुत बड़ा मिथ होता है आपके मन में कि सर मेरी तो उम्र अभी 31 हो गई, 32 हो गई, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो सारी महिलाओं को 36 साल की उम्र के लिए यहां पर लिख रखा है साथियों। आप यहां पर नहीं देखो तो ये देख लीजिए कि एंड टू वुमेन एप्लीकेंट्स, यानी सभी वुमेन को भी यहां पर यह फायदा दिया जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन के बारे में कि भाई साहब कितना कितना रिजर्वेशन आप लोगों को मिला हुआ है। अब तो यार सब लोग कॉमन हो गए हैं, अब तो ना कोई ओबीसी रहा है, ना कोई एससी रहा है, ना कोई एसटी रहा है, अब तो सब सामान्य हो गए। यानी अब तो सबको रिजर्वेशन मिलने लगा है, सभी कैटेगरियों को। देखो, अगर आप एससी वर्ग से संबंधित हैं तो आपके लिए 15% सीटें फिक्स कर रखी हैं यूजीसी ने। अगर आप एसटी वर्ग के लोग हैं तो आपके लिए 7.5%, क्या साथियों, 7.5% रिजर्वेशन आपको मिला हुआ है। अगर आप ओबीसी हैं तो आपको साथियों 27% का रिजर्वेशन दिया है। अगर एनसी में अगर आते हैं, एनसी में अगर आते हैं तो आपको 27% का रिजर्वेशन मिला हुआ है। अगर आप साथियों जनरल में आते हैं, सामान्य वर्ग में आते हैं और ईडब्ल्यूएस की जो भी योग्यताएं हैं उनको फिल करते हुए अगर यहां पर आप बैकवर्ड हो एक तरीके से इकोनॉमी में, तो आर्थिक रूप से पिछड़े हो, तो प्यारे साथियों आपको 10% का रिजर्वेशन मिलेगा। तो मैं सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि आपके मन में हमेशा एक कंफ्यूजन रहता है कि सर हम सामान्य वर्ग से अप्लाई करें या फिर ईडब्ल्यूएस। देखो भाई, मैं जहां तक मेरी समझ कहती है, मुझे लगता है कि आपको ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करना चाहिए। कारण क्या है साथियों, यहां पर एसटी से भी ज्यादा रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को मिला हुआ है। तो भाई साहब 10% तो अपने आप में बहुत बड़ा अंक होता है, जबकि ईडब्ल्यूएस में आने वाले लोगों की संख्या काफी कम है, उतनी संख्या नहीं है, और उनमें से आपको 10% का लाभ मिल रहा है। तो यार ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सामान्य वर्ग के विद्यार्थी जो कंफ्यूज रहते हैं हमेशा ईडब्ल्यूएस में, जनरल में फॉर्म लगाने में, तो मेरे जहां तक दिमाग कहता है कि आपको ईडब्ल्यूएस की तरफ एक बार जाना चाहिए। यहां पर आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब 15% एससी, 7.5% एसटी, 27% ओबीसी को रिजर्वेशन है और 10% आपका ईडब्ल्यूएस, यानी अब सब लोग, सारे वर्ग अब एक प्रकार से एक पोजीशन में आ गए हैं। अच्छा, हम बात कर लेते हैं साथियों नेट और जेआरएफ क्या है और इन दोनों में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इस चीज के बारे में बात कर लेते हैं।
ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेट क्या है और जेआरएफ क्या है। देखो, नेट और जेआरएफ के लिए कोई अलग अलग एग्जाम के फॉर्म नहीं लगते, एक ही फॉर्म फिल किया जाता है, एक ही समय एग्जाम लगती है, एक ही कंप्यूटर पर बैठकर। बस फर्क इतना है, जिनके एक क्राइटेरिया से ज्यादा अंक आते हैं उनका जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाता है, और उससे थोड़ा नीचे आता है उनका नेट क्वालिफाइड होता है, और बहुत ज्यादा नीचे आता है तो उसका कुछ भी क्वालिफाइड नहीं होता। तो यानी कि एग्जाम में साथियों, आपको जो लोग जेआरएफ के लिए अंक लेकर आते हैं, यानी अधिक अंक लेकर आते हैं, उनको साथियों नेट प्लस जेआरएफ 2 सर्टिफिकेट दिए जाते हैं। अब जेआरएफ का क्या फायदा है, इस चीज को समझ लो कि भाई साहब जेआरएफ पास करने से ऐसे कौन से झंडे गाड़ देंगे हम। जेआरएफ पास करने से झंडे गाड़ोगे, आपको फेलोशिप मिलेगी भाई साहब पर मंथ। कितनी फेलोशिप मिलेगी बताइए? आपको पर मंथ फेलोशिप मिलेगी साथियों 31,000 रुपए प्लस 35,000 रुपए। यानी कि जेआरएफ के टाइम पर आपको 31,000, एसआरएफ में कन्वर्ट होते 35,000। अगर लमसम देखूं तो आपको प्यारे साथियों 40,000 रुपए फेलोशिप मिलेगी पर मंथ। आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूं उस दिन इसमें कंटीजेंसी, एचआरए वगैरह भी मैंने शामिल कर दिया है। और वैसे संभावना है, सुनने में आ रहा है कि आपकी फेलोशिप इंक्रीज होकर 50,000 के समथिंग होने वाली है, राइट। तो आपको क्या है साथियों, अब जेआरएफ पर फोकस करना है, और अब आपको जेआरएफ करना है। इससे क्या है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे, और आपको भाई साहब मोटा अमाउंट भी आपको यहां पर मिलने वाला है, और आप फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उठकर सामने आता है वो ये आता है कि भाई साहब अब तैयारी करें तो करें कैसे, क्या करें, किस तरीके से तैयारी करें। तो भाई साहब डॉक्टर लोकेश वाली का सूत्र देख लीजिए, आपकी लाइफ में इन चीजों का होना जरूरी है। मैं खुद 3 टाइम, ध्यान रहे, जेआरएफ क्वालिफाइड हूं 3 टाइम, और मेरा पहला जेआरएफ था, उसी के बिहार पर मैंने पीएचडी किया है। अब सुनिए मेरी बात, हां, जो भी विद्यार्थी इस समय एमए कर रहे हैं वो भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उनके भी मान्य रहेगी नेट जेआरएफ, यानी एमए प्रवेश ईयर में है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो, ध्यान रहे। ओके, देखो आपको मोटिवेट रहना पड़ेगा, आपको इनोवेशन करने पड़ेंगे, इमेजिनेशन करना पड़ेगा, नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी। लव यू ऑल, शुक्रिया।